नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र विनय तिवारी और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 15 ललितपुर गांधीनगर से श्री मनमोहन चौबे जी। मनमोहन चौबे जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि एक बार आप पुनः चर्चाओं में हैं। जनपद में आप पहले से ही एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार जंग लड़ रहे हैं और कई बार आप सुर्खियों में रहे हैं और लगातार आपके बारे में लोग अच्छा भी लिखते हैं, कुछ ऐसे भी मतलब बातचीत करते हैं कि क्या इनसे बेहतर हो सकता है। इस विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे आज। क्या कहेंगे सर, आप अभी आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पहले तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए नमस्कार और सुनने और देखने वाले सभी सज्जनों के लिए नमस्कार। मैं मनमोहन चौबे एडवोकेट पार्षद नगर पालिका परिषद से हूँ। चूँकि मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ और लोगों को गलतफहमी है कि शायद मैं यहाँ जो चौबे खानदान जागीरदार लोग हैं उनके खानदान से हूँ, तो उनकी पहले तो गलतफहमी मैं दूर कर दूँ कि मैं एक छोटे से परिवार से, छोटे से गांव से, पाली से के पास निवास करता हूँ। पढ़ना गाँव है, उसका निवासी हूँ। चूँकि मेरे पैतृक गाँव में भी हम लोग मध्यम परिवार से रहे थे और राजनीति हमारा पेशा नहीं है, ना मेरे परिवार में किसी ने की है। हम तो गरीबी क्या होती है बहुत नज़दीक से देखी है। चूँकि पिछले 25 साल से मेरे पिताजी के पास पत्थर की माइन से थी और वहाँ पे हम लोग पत्थर का काम करते थे। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया है। अब चूँकि अभी विगत 2 साल से मैं ललितपुर में नगर पालिका परिषद में पार्षद के पद पर चुना गया था, तो जनसेवाओं के लिए हम संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं। गरीब लोगों की गरीबी मैंने देखी है नज़दीक से। कोई गरीब अगर हमारे पास मदद मांगने आता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि उसके हर संभव मदद की जाए। अभी ये प्रकरण कल का है। मेरे बगल में एक शुक्ला जी रहते हैं, गरीब मध्यम परिवार से हैं। बेचारे पत्नी उनकी अस्वस्थ है और चूँकि उनका भोपाल में एम्स में उन्होंने इलाज वगैरह कराया, जितना उनके पास था लगभग उन्हें लगा चुकी। पत्नी की हालत अभी भी स्थिर नहीं है और चूँकि वो बहुत ही हमारे पास रोए गड़गड़ा है कि हमें कोई सरकारी मदद दिला दो। क्योंकि हम छोटे से पद पे तो सरकारी मदद तो दिलाने में सक्षम नहीं थे। मैंने पूछा क्या कर सकता हूँ, तो कल भाई साहब आयुष्मान कार्ड से थोड़ी सी मदद मिल जाएगी, बनवा दो। तो हमने कहा कैसे बनेगा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 6 यूनिट होते हैं तो बन जाता। हमने तुम्हारे परिवार में 6 यूनिट कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अंत्योदय कार्ड मैं जुड़वा देता हूँ। पहले तो 6 यूनिट की बात हुई तो उन्होंने जुड़वा दिए। जाके DSO जिला अधिकारी महोदय से निवेदन किया अपनी मध्यम परिवार से, गरीब परिवार से, साहब इनका अगर जी राशन में 2 यूनिट जुड़ जाए हैं पॉजिटिव तो जोड़ दीजिए। उन्होंने भी जोड़ दिया, हमारे कहने से कह लो यार, मानवता के नाते के लिए जोड़ दिया। वो राशन कार्ड बनवाने, आयुष्मान कार्ड बनवाने वहाँ पहुँचे CM ऑफिस, तो वहाँ उन्हें जानकारी मिली कि 6 सदस्य पे भी उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता, उसके लिए कोई अंत्योदय कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो हमने कहा ये कैसे बनेगा, कल ये गरीबी रेखा वालों की नहीं। तब मैंने फिर इस संदर्भ में जिला अधिकारी महोदय से फिर बात की। हमने कहा साहब ये तो 6 यूनिट से नहीं बनाए, एक गरीब परिवार से हैं और इन्हें आयुष्मान कार्ड यदि जारी हो जाए तो। उन्होंने कहा आयुष्मान कार्ड तो ऐसे जारी नहीं होते हैं, किसी का कटेगा तभी नहीं मिल सकता, आप बताएं कैसे बनेगा। तो मैंने कहा साहब अपात्र लोग बहुत से, किसी की जाँच करके देख लो आप, और अपात्र तो कार्ड पिन का बना दो, इनको लाभ मिल जाएगा। तो कल नहीं ये आप ही को करना पड़ेगा। तो मैंने संघर्ष करके जैसे तैसे एक अपात्र व्यक्ति को ढूंढा, उसका आयुष्मान कार्ड मैंने कटवाने के लिए इनसे कहा। मैंने सुनील जी को व्हाट्सएप पे भी भेजा कि जांच कर लीजिए, महिला 2 साल पहले शायद मृतक हो चुकी है, आयुष्मान कार्ड अभी भी इसका चल रहा है, वो अंत्योदय कार्ड अभी भी इसका चल रहा है और कोटेदार इसका लाभ ले रहा है, इसको ब्लॉक करके इसको दे दीजिए, इसका आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा, इसकी पत्नी का इलाज हो जाएगा। इतनी सी मेरी गलती है। उस संदर्भ में कल गलती से 5 तारीख को मैं वहाँ पहुँच गया, चूँकि मुझे संज्ञान में था कि इन्होंने कार्ड नहीं बनाया। उस विषय पर थोड़ी चर्चा हुई और सुनील से तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। वहाँ पे उनके चैम्बर में उमेश कुमार मिश्रा जी जो जिला अधिकारी, उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आपके सामने नहीं कह सकते। तो मैंने उनसे निवेदन किया, साहब आप अधिकारी है, इस तरीके की बात करेंगे तो कैसे संभव होगा। मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, जब आप हमसे इस तरीके से बात कर रहे थे, ये बेचारे लाइन में खड़े, इन लोगों से आप कैसे बात करते हो। इस बात का वो इतना बुरा मान गए कि अपने हाथ हो गए और अब शब्दों का प्रयोग करते हुए मेरे साथ मेरे एक साथी जनसेवी है करणपाल जी, जो पाल समाज के जिलाध्यक्ष है, ललितपुर में रहते, और भी 2-4 लोग खड़े थे। उन्होंने इस घटनाक्रम को देखा तो वो भी हतप्रभ हो गए कि ये क्या है, अधिकारी किस भाषा में बात कर रहा है। तो वो हमारे साथी बोले करणपाल जी के पार्षद जी आप जाइए, साहब की भाषा शैली ठीक नहीं है, आपका विवाद बन जाए। तो हम वहाँ से उठ के चले आए। इतनी सी घटना है। उसके बाद सुबह मुझे मालूम चला कि इन्होंने जिलाधिकारी महोदय को जो भी संज्ञान में दिया हो मामला के पार्षद ने क्या, और जिलाधिकारी महोदय ने बिना जांच के रिपोर्ट दर्ज करा दी। ये कुल मिला के घटनाक्रम, इसके आगे कोई घटनाक्रम है ही नहीं। अगर उन्हें लगता है कि चौबे जी ने गलती की है, सुनील से बदतमीजी की है, तो पुलिस की जांच में तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मन मंदिर सरकार जिन्हें अपन कलयुग का भगवान मानते हैं, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ
सुनील जी के अभी बच्चे हैं वो भी आ जाए वहाँ पे, कसम करके कहते हैं अगर मैं एक शब्द उनसे गलत बोला हूँ तो मैं जेल जाने के लिए तत्काल तैयार हूँ। जांच की कोई जरूरत ही नहीं है इसमें। सारे लोग अपने बच्चों को कमाते, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपसे बोला होगा तो मैं अब तुरंत जेल चला जाऊंगा। वो एक बार कसम खा के तो कहते तुम्हारे मंदिर पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम तैयार हैं बिल्कुल हर जांच के लिए। इसके पहले भी आप पर कई आरोप लगे हैं, झूठे प्रार्थना पत्र भी दिए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? चूंकि अब ये तो जग जाहिर है, किसी से छुपा नहीं है। 2 साल जब नगर पालिका में भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, 200 प्रार्थना पत्र सम्मानित जिलाधिकारी महोदय अक्षय त्रिपाठी जी को ही मैंने अपने हाथों से दिए हैं, जिनमें कई किसी में जांच प्रस्तावित है, किसी में जांच हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी में FIR के इन्होंने आदेश नहीं किए है। ये पहला प्रकरण है कि एक भ्रष्ट कर्मचारी इनके पास आया, निवेदन किया और बगैर जांच के आदेश कर दिया रिपोर्ट दर्ज करने का। हम तो खुद पता है कि जिलाधिकारी महोदय को हो क्या गया है। मैं 2 साल से बराबर इनके संपर्क हूँ, भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए इनसे संपर्क में हूँ कि साहब ये भ्रष्टाचार है, इसमें मेरी मदद करो। तो अभी तक इन्होंने किसी में आदेश नहीं किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई FIR दर्ज हो। अभी हम पे फर्जी मुकदमा लगवा दिया गया था कि हरिजन उत्पीड़न का, उसमें भी जांच हुई, उसमें हम बरी हुए। अभी ये बर्नी कॉलेज पे एक अवैध बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया था, उसको भी हम लोग संघर्ष रह गए, उसको हटवाया। एक सुपर बाजार में दुकान का भी निर्माण हो गया था गैलरी में, उसको भी हम लोगों ने हटवाया पूरे जिले के संज्ञान में। अभी कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले वो क्या कहते हैं उसमें भूमि संरक्षण में घोटाला था, उसमें भी हम लोग बैठे, उसकी जांच की तह तक पहुंचे, उसमें सारे अधिकारी दोषी पाए गए, लेकिन उस पर भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ इसी कांड में क्यों इतनी जल्दबाजी दिखाई अक्षय त्रिपाठी जी ने, मैं नहीं समझ सकता हूँ। ये तो आप पत्रकार महोदय चौथा स्तंभ में आप लोग इसकी तह तक जाए कि इसका कारण क्या है कि इतनी जल्दी फल्दी में जिलाधिकारी महोदय को आदेश करना पड़ा कि मेरे खिलाफ मुकदमा लगाइए। आगे भी अभी तो आपकी शुरुआत है, इस पार्षद के लिए आपने 1-2 साल हो गए हैं, आगे भी बहुत लंबा संघर्ष है। अगर ऐसी समस्याएं आपके सामने आएंगी तो क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? अपने पैर पीछे कर लेंगे कि आगे को बढ़ते जाएंगे? नहीं, आपको बता दें पैर पीछे करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। चूंकि सच्चाई की लड़ाई में कठिनाइयाँ तो आती हैं और कुछ लोगों को गलतफहमी है कि मैं किसी दूसरी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, तो उनको आज मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, 33 साल से जुड़ा हुआ हूँ। भाजपा की नीतियों से प्रभावित आज भी हूँ, योगी मोदी से, और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी जो योजनाएं गरीबों के लिए आ रही हैं उन्हें उन तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि पद छोटा है, पावर कम है, इसलिए सिर्फ प्रयास ही कर सकता हूँ। बाकी अगर पद बड़ा होता या कुछ होता तो फिर उसका कुछ और ही रिजल्ट होता। क्योंकि पद अभी छोटा है, लेकिन फिर भी मैं उनकी नीतियों को पब्लिक तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। इसमें मुझे जेल जाना पड़े तो उसका कोई डर नहीं। ललितपुर की पब्लिक सब पढ़ी लिखी, सब जानती है सही क्या है गलत क्या है। समय आने पर अधिकारी को, कर्मचारियों, नेताओं को इसका जवाब दिया जाएगा। अभी एक सोशल मीडिया पे और समाचार पत्रों में एक हेडिंग चल रही थी कि ललितपुर के गांधी के नाम से आपको संबोधित किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी, ये तो ललितपुर वालों का प्यार है, सम्मान है, जिसके हकदार हम नहीं थे। उन्होंने अगर मुझे इस नाम से संबोधित किया, उनका बहुत बहुत आभार। और ललितपुर की जनता के कहीं आप गांधी जी के आदर्शों पर चलकर संघर्ष नहीं चलेंगे तो हम गांधी के आदर्श पे ही, अहिंसा और वो धर्मा है कि आदर्श पे ही चलेंगे, क्योंकि हिंसा हमारा अधिकार नहीं है। जो भी मांगेंगे अहिंसा से मांगेंगे, सत्याग्रह से मांगेंगे, आंदोलन से मांगेंगे, निवेदन करके मांगेंगे। देना नहीं देना श्रीमान जी का काम है, बात रखना पब्लिक की हमारा काम है। जनप्रतिनिधि इसीलिए मैंने कि हम पब्लिक की बात सरकार तक पहुंचाएं, अधिकारियों तक पहुंचाएं। उसको पहुंचाने में हम पे जो बल पड़ेगा वो करेंगे। इसके लिए किसी भी हद तक भी जा सकते हैं, कोई भी मुकदमा लिखा दे, कोई दिक्कत नहीं। साच के लिए आज नहीं होता है, आज नहीं तो कल पब्लिक को समझ में आएगा, अधिकारी को समझ में आएगा कि सही कौन था गलत कौन था। हम तो अभी भी जिलाधिकारी महोदय से, पुलिस अधीक्षक महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस प्रकरण की उचित स्तरीय जाँच किया जाए। हमें लगता है कि जिले में अगर कोई सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग कोई है तो जिला पूर्ति विभाग ही होना चाहिए। सुना है कि जो पूर्ति निरीक्षक है सुनील कुमार, ये सब कोटेदारों से 2900 रुपये, किसी से 2000 रुपये महीने उगाता है। और जिले में तो बहुत सी राशन की दुकानें, हमें नहीं लगता कितनी हैं, ये तो नहीं बता सकते हम एक्चुअल, लेकिन ये सुनने में जरूर आया है कि इसके द्वारा हर दुकान पर जाके 2000 रुपये, 2900 रुपये, 2500 रुपये, जहाँ जैसी इसकी सेटिंग है वो गाँव नहीं करता है। पात्र व्यक्तियों को राशन अगर मिलता है तो कम मिलता है, राशन कब खुलता है इसकी कोई जानकारी नहीं होती है। शिकायत कहीं इनकी होती नहीं है, घटतौली के बराबर शिकायतें आ रही। अगर मैंने छोटा सा एक कदम उठाया तो इतना भड़कता है, अगर इनकी उच्च स्तरीय जाँच करा ली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं हो। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इनके कर्मचारियों की जांच करा ली जाए, उनके पास आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आई, किस तरीके से आई। बहुत सी जांचें अब आपके ऑडियो के वीडियो के मार्फत तो अब इतना कहेंगे तो घंटों का बन जाएगा। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते, इतना चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और अगर हम सही हैं तो हमारा साथ दिया जाए। जैसे सोशल मीडिया पे तो अधिकांश लोग आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, ऐसी कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं उस पर देखिए कि आपके विरोध में किसी ने कुछ लिखा हो।
जी, मैं सोशल मीडिया के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, क्योंकि मैं जब पढ़ता था जब ये सोशल मीडिया नहीं था। मैं भी सोशल मीडिया ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत कभी सुन लेता हूँ, कभी टाइप थोड़ा हो जाए तो हो जाए। मुझे भी कुछ ऐसी जानकारी मिली है, क्योंकि हमारा शहर पहले अशिक्षित था, अब ये शिक्षित हो गया है। हर आदमी जानने लगा है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है, कोई अच्छाई जो सरकार की योजनाओं का लाभ कौन हमें दिलाने का प्रयास कर रहा है और किस कदम में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लोग ये अच्छाई और इस शहर की एक जागृति है जो लोगों में आई है, वो अपने अधिकारों को समझ रहे हैं और इसलिए वो इससे प्रभावित होकर शायद हमारी मदद करें, तो उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। जनपद में ऐसे कई पत्रकार भी हैं, कई समाजसेवी भी हैं जो लगातार भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं से उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो इस पर आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि सारे लोग करप्टेड नहीं होते, कुछ लोग होते हैं और वो रीति है, संस्कृति बनी रहती है, लेकिन जो सही लोग हैं उनका साथ दें। अभी पूर्व में कई पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे लिखाए प्रशासन द्वारा, जेल भी भेजा गया। हमारे एक साथी पत्रकार है नीतीश, क्या नाम, नीतीश प्यासा जी को बेकार जांच के उसको भी जेल में दिया। जब उसकी सिर्फ इतनी गलती सी थी कि उसने अधिकारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये है, तो हमारा निवेदन है कि जो लोग सही पत्रकार लोग हैं उनका पब्लिक को साथ देना चाहिए और उसमें हम सब साथ हैं उन लोगों के। एक और विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जी। यहाँ ब्लॉक बिरता में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जी। वहाँ पर नसबंदी के नाम पर लगभग 200 से 400 महिलाओं से अवैध वसूली की गई थी। इसके लिए लगा जिलाधिकारी महोदय से भी प्रार्थना पत्र महिलाओं ने दिए हैं, उस पर जांच भी चल रही है, 2 महीने होने को है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मेरे संज्ञान में मामला है, पूर्व में भी मुझे अवगत कराया गया था। उसमें मैंने भी वक्तव्य दिया था, जिलाधिकारी महोदय से एक बार मेरी भी चर्चा हुई थी कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा। गरीब लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं गाँव में, अगर उनसे स्वास्थ्य के नाम पे पैसे वसूली की जाएगी और भ्रष्टाचार मचाया जाएगा तो कब तक, क्यों कराया जा रही है सब शहर में, कब रुकेगा ये भ्रष्टाचार? अरे गरीब अनाथ महिलाएं हैं, आश्रित निराश्रित महिलाएं हैं, अगर उनके लिए कोई सरकारी योजना आ रही है तो उनका लाभ दिलाना चाहिए, ना कि उनसे अवैध पैसे की वसूली करना चाहिए। वही जिन लोगों ने अवैध वसूली की है, नशबंदी या किसी के नाम पे भी, स्वास्थ्य के नाम पे खिलवाड़ किया, तो उनके खिलाफ अभी तक जांच क्यों नहीं कराई जा रही? क्या मजबूरी है जिलाधिकारी महोदय की? किसके दबाव में क्यों नहीं जांच कर रहे? जांच करके उन गरीब महिलाओं को न्याय दिलाए और शासन को ऐसा संदेश भेजें कि हाँ, कुछ जिले में कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। 2 महीने लगातार हो चुके हैं जांच को, लगातार उस पर तैयारी की जा रही है, जांच बैठी है। इसके बाद उपरांत में लोगों को गुमराह करके स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा और 4-5 प्रार्थना पत्र पत्रकार देवेंद्र कौशिक के खिलाफ दिए गए हैं। इस पर क्या कहेंगे? जी, ये संज्ञान में मेरे है कि पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है। जो पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहते हैं उनको दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है प्रशासनिक तरीके से, जो कि गलत है। अगर पत्रकार ही को ही डरा के धमका के रखेंगे तो तुम्हारे भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे होगा? सरकार की योजनाओं को असली जामा कैसे पहनाया जाएगा? सरकार योजनाएं भेज रही है गरीबों के लिए कि वो सुखी रहे, क्रियान्वित होने, कुछ लाभ मिले सरकारी। ये लखनऊ से ललितपुर आते आते सब गुम हो जाती है रास्ते में। सरकार की छवि खराब की जा रही होगी, मोदी जी की छवि खराब की जा रही है। इसकी तो स्तरीय जांच होना बहुत जरूरी है। मेरा तो पावर नहीं है लखनऊ तक किसी से संपर्क में। अगर मेरी आवाज़ किसी जनप्रतिनिधि तक या किसी आदमी तक पहुंच रही हो जो मेरी आवाज़ योगी तक पहुंचा सके या मुझे मिलवाने का कष्ट कर सके, तो उनका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि ये भ्रष्टाचार की शिकायत उनके संज्ञान तक पहुँचाओ कि ललितपुर जिले का जितना प्रतिनिधिमंडल, जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं इन लोगों का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ खत्म हो, योगी जी की नीतियाँ यहाँ लागू हों या भ्रष्टाचार खत्म हो या गरीबों को कुछ लाभ मिल सके शासन की नीति हो। तो हमारा किसी से भी निवेदन है, जो भी इस चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हो या जिनका कहीं भी लखनऊ थोड़ा बहुत भी संपर्क हो, मुझे किसी नेता या मंत्री से मिलवा सकते हो, तो हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि मुझे मेरा संपर्क नंबर लेकर मुझे उनसे मिलवा दें और मैं रियल स्थिति क्या है जिले की उनसे अवगत कराना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही आप हमारा सहयोग करते रहें, ऐसे स्टूडियो में आते रहें। जी, आपका बहुत बहुत आभार कि जैसे छोटे एक पार्षद के लिए आपने समय निकाला और मुझे इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।